सो एग्रीगेट जो है इनर्ट, ग्रैनुलर, इनर्ट, ग्रैनुलर और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो किससे मिलकर बना होता है, सॉलिड और स्टोन लाइक सॉलिड, जो स्टोन के जैसे होते हैं सॉलिड, उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। एग्रीगेट को किस कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे इसे बांटा गया है, तो बेसिकली अगर साइज के बेसिस पे बात करें, है ना, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक, अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के बेसिस पे देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो साइज के बेसिस पे इसको दो क्लास में बांटा गया है, कोर्स एंड फाइन, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। ठीक, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट किसे कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट किसे कहते हैं, सो 4.75 4.75 mm to 80 सर अबव mm. 4.75। ऐसे एग्रीगेट, है ना, ऐसे स्टोन जिनकी साइज 4.75 mm से ज्यादा होती है, उन्हें कोर्स में रखा गया है। और ऐसी एग्रीगेट जिनकी साइज लेस देन 4.75 mm, है ना, इससे कम होती है, उन्हें फाइन एग्रीगेट की कैटेगरी में रखा गया है। और फाइन एग्रीगेट को जो है हम सैंड भी कहते हैं, सैंड भी कहते हैं। फाइन एग्रीगेट क्या कहते हैं, सैंड भी कहते हैं। ठीक है, फाइन एग्रीगेट यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ सैंड। ठीक है, ठीक, सैंड भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो हमने बता तो दिया, जो है बता दिया आपको कितने से ज्यादा होना चाहिए, 4.75 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना, कहाँ तक, है ना, है ना, कहाँ तक, है ना, तो ये 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन 150। ठीक है, अगर 150 से ज्यादा आ जाएगा तो ये बोल्डर की कैटेगरी में चला जाएगा, है ना, बोल्डर कोबल की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, वहीं फाइन एग्रीगेट की साइज जो है शुड नॉट बी लेस देन 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये दोनों चीजें क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया ये अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू सोर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू सोर्स। अकॉर्डिंग टू सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, सोर्स जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं कहूंगा उसको, मैन्युफैक्चर्ड कह सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड। ठीक, दो दो सोर्स होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड। नेचुरल में कौन से आते हैं, ऐसी एग्रीगेट जो है नेचुरल प्रोसेस से बनती है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो नेचुरल है, फॉर एग्जाम्पल रनिंग वाटर, है ना, ऐसी सैंड जो है जो रनिंग वाटर से, ऐसी एग्रीगेट जो है वाटर की रनिंग एक्शन के कारण फॉर्म होती है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीगेट बाय विंड एक्शन, है ना, जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं, नेचुरल काजेस होते हैं, उसके कारण अगर बढ़ रही तो उसे नेचुरल एग्रीगेट कहा जाएगा, है ना, नेचुरल एग्रीगेट कहा जाएगा। और ये कहाँ पाई जाती है नेचुरल एग्रीगेट की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो कहाँ हो जाएगा, रिवर, है ना, एंड मैन्युफैक्चर्ड, है ना, मैन्युफैक्चर्ड जो होती है क्या होती है, मैन मेड होती है। ठीक है, मैन मेड एग्रीगेट होती है आपको, और ये कहाँ फॉर्म की जाती है, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रीज में फॉर्म होती है। ठीक, और आपको जिस साइज की चाहिए होती है,
जिस साइज की चाहिए होती है आप उस साइज को बना सकते हैं। आपको एग्रीगेट जिस साइज की चाहिए होती है आप, है ना, इंडस्ट्रीज में आप उस साइज में से ग्राइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट नेचुरल में ये पॉसिबल नहीं है ना, कि आपको हम 4.75 mm की चाहिए तो वही मिल जाए, नहीं मिलेगी। उसमें सभी टाइप के पार्टिकल्स होंगे, है ना, ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल, ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इंडस्ट्रीज में आपके ऊपर है, आपको जिस साइज का एग्रीगेट चाहिए आप उस साइज में से तोड़ सकते हो और उसकी ग्राइंडिंग कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, है ना, अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट, है ना, क्लासिफिकेशन जो है थर्ड है, अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट। यूनिट वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसको तीन उसमें बांटा गया है, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी तीन कैटेगरी है? तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तीन कैटेगरी में बांटा गया है, वो तीन कैटेगरी है हमारे पास, लाइट वेट, लाइट वेट एग्रीगेट, नॉर्मल वेट एग्रीगेट, नॉर्मल वेट एग्रीगेट और हैवी वेट एग्रीगेट, हैवी वेट एग्रीगेट, हैवी वेट एग्रीगेट। ठीक है, ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अब इनके लिए जो है इनका यूनिट वेट डिसाइड किया गया है, यूनिट वेट और जिसे हम डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है, उसे बताया गया है। ठीक है, ऐसे ही एग्रीगेट, है ना, ऐसे ही एग्रीगेट जिसका यूनिट वेट कितने से कम है, 1100 से कम है। यूनिट वेट को मैं गामा से अगर डिनोट करता हूँ, अगर लेस देन कितने से, 1120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है। ठीक है, कितने से कम है, 1120 से कम है, तो वो लाइट वेट की कैटेगरी में आती है, वो एग्रीगेट लाइट वेट की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक, ऐसी Yes. एग्रीगेट जिसकी डेंसिटी और यूनिट वेट, डेंसिटी और यूनिट वेट जो है 1100 से लेके 1120 से लेके, जो मैंने लिखा 1120, है ना, 1120 से लेके 2100, 2100 की रेंज में होता है, उसे नॉर्मल वेट एग्रीगेट कहा जाता है। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और हैवी वेट ऐसे एग्रीगेट जिसका यूनिट वेट 2100 से ज्यादा होता है, तो उसे हैवी वेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए ये तीन तरीके की एग्रीगेट अगर हम यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग these three type of aggregate in the design of concrete, कंक्रीट को डिजाइन करने के लिए अगर आप इन तीन तरह की एग्रीगेट को यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट का यूनिट वेट भी डिफर करेगा, है ना, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट का यूनिट वेट भी अलग अलग है। इज दैट क्लियर? लाइट वेट एग्रीगेट अगर आप यूज करेंगे तो आपका कंक्रीट का जो वेट होगा वो भी कम होगा, कंक्रीट की जो डेंसिटी हो वो भी कम होगी। अगर आपने हैवी वेट एग्रीगेट यूज किया है तो कंक्रीट की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट्स, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। ठीक, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइएगा हमको, है ना, एग्रीगेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए हमको सबसे पहले।
कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आप लोगों ने पढ़ी होंगी? स्ट्रेंथ सर। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, 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 ड्यूरेबिलिटी चलिए आएगा, सर, आएंगे ड्यूरेबिलिटी पे, ठीक है। स्ट्रेंथ के बाद हार्डनेस है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन, टफनेस, टफनेस, और फोर्थ वाटर आओगे से, वाटर एब्जॉर्प्शन, ओके आते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन पे। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज को मैं टेक्सचर लिख दे रहा हूँ, टेक्सचर, ठीक है, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ठीक। और अभी किसी ने स्पेसिफिक बोला क्या, ग्रेविटी। हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी ने बोला था अभी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, किसी ने वाटर एब्जॉर्प्शन बोला था, ठीक है, जी सर, वाटर एब्जॉर्प्शन, किसी ने अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला, यस सर। कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस बेटा हार्डनेस में आ गया है ना, स्ट्रेंथ में आ गया तुम्हारा ये, जी सर, बल्क डेंसिटी, हम्म, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, सर फ्लक्स डेंसिटी बोल रहा है, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी एग्रीगेट की, नहीं सर, बल्क डेंसिटी बोल रहा है वो। बल्क। बल्क डेंसिटी। हाँ सर। अगर आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन किया हुआ है तो डेंसिटी को भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट। साउंडनेस, साउंडनेस है, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट, यस। साउंडनेस टेस्ट, राइट, साउंडनेस, पोरोसिटी। मेरे पोरोसिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जो है वाटर एब्जॉर्प्शन डिफाइन कर रहे हैं तो पोरोसिटी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोरोसिटी जो होती है, पोरोसिटी आपके सॉइल के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आप एग्रीगेट की बात कर रहे हैं है ना, ठीक, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, अगर एग्रीगेट ज्यादा पोरस होगा तो हम तो उसको वैसे भी कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। पोरोसिटी से अच्छा यस। है कि हम जो है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट निकाल लें, ठीक है, ठीक। और एग्रीगेट की पोरोसिटी नहीं निकाल पाते इतने इजीली, ठीक है, तो उसके लिए इजी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अगर आप वाटर एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन उस रेंज में आ रहा है ना, तो आप उसको एग्रीगेट, उस एग्रीगेट का पोरोसिटी टेस्ट करने परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और परफॉर्म होता भी नहीं है उसके लिए, ठीक है, ठीक। चलिए वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताइए, स्ट्रेंथ पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ पे आते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या है, हैं? बताइए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस टू वियर, रेजिस्टेंस टू वियर रेजिस्टेंस टू बियर एंड टियर। रेजिस्टेंस टू बियर एंड टियर, और और क्रशिंग, और अंडर और विथस्टैंड द लोड्स अंडर फटीग। अंडर फटीग, है ना, फटीग को बेटा Yes, sir. टफनेस कहा जाता है, ठीक है, फटीग कम्स अंडर द टफनेस, ठीक है, इट कम्स अंडर द टफनेस, ठीक है, Okay, sir. क्योंकि उसे रिवर्सिबल लोडिंग होती है, ठीक है, ठीक। या फिर मैं कह सकता हूँ इसको रेजिस्टेंस अंडर द ट्रैफिक व्हील लोड, रेजिस्टेंस टू ट्रैफिक व्हील लोड, ठीक है, व्हील लोड, ठीक। So this is the definition of the strength, ठीक है। How we will determine the strength in the lab test, ठीक, how we will determine the strength of any aggregate in lab, so तो इसकी लोड टेस्ट, अप्लाई कर, ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर की बात करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप करना क्या है, what you have to do to find the strength,
ठीक है, आपको क्या लेना है, एग्रीगेट लेना है ना। टेक द सैंपल, टेक सैंपल, आपने सैंपल लिया है एग्रीगेट का, ठीक है, उसको क्या करना है, सीप करना है। सीप किया कितने से, 12.5 mm, 12.5 mm की सीप से आपने सेव किया है ना। 12.5 की सीप ये हो गई, 12.5 के नीचे लगी होती है कौन सी, 10 की लगी होती है, 10 mm, 10 mm, जो भी एग्रीगेट इस पे आके रुक गया है ना, उसको आपने ले लिया, उसको ले लिया। क्लियर है, 12.5 से सीप करना है और 10 पे आके जो रुक जाए, ठीक है, 10 mm की सीप पे आके जो भी रुक जाए है ना, उसको लेना है हमें। वही एग्रीगेट आप टेस्ट के लिए लोगे, ठीक है। 12.5 के ऊपर जो बच गई है उसको अलग कर दोगे, इसके ऊपर जो भी रिटर्न की है उसको हटा दोगे, आपको केवल और केवल ये लेना है ना, इसके ऊपर जो रिटर्न की है, ठीक है, रिटर्न किया है, इससे जो पास कर गई है, यहाँ पे जो भी ये पास कर गई है, ठीक है, इसको नहीं लेना है, ना ही इसको लेना है, आपको केवल और केवल ये लेना है, ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। ठीक, चलिए, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है ना, मेजरिंग सिलेंडर होता है, ठीक। इस एग्रीगेट को क्या करना है, अब एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर, सिलेंडर होता है। मेजरिंग सिलेंडर की डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमीटर, डाया 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट की बात करें, हाइट, ठीक है, हाइट की बात करते हैं, हाइट जो होती है इसकी वो होती है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, 18 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, इसको, इस एग्रीगेट को, इसको भरना है 3 लेयर में, 1 2 और 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 लेयर में बनना है आपको, ठीक। जब आप पहली लेयर भरेंगे, पहली लेयर भी रही अपनी, ठीक है, तो इसको कितनी बार, 25 बार, 25 टाइम्स आपको टैंप करना है, ठीक है। टैंपिंग, एक टैंपिंग रॉड होती है 60/16 की, एक टैंपिंग रॉड होती है, ठीक, बता देते हैं टैंपिंग रॉड कैसी होती है। एक टैंपिंग रॉड होती है, ठीक है, जिसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये होती है 60 सेंटीमीटर, और इसकी डाया की बात करते हैं तो डाया जो होता है वो 16 mm का होता है, ठीक। एक रॉड होती है, इससे आप इस फर्स्ट लेयर को कितनी बार, 25 बार, 25 बार टैंप करेंगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, सेकंड लेयर भरोगे, सेकंड लेयर भरी मैंने, तो फिर इसको 25 बार टैंप किया अगेन, फिर थर्ड लेयर भरी, थर्ड लेयर से अगेन 25 बार आपने टैंप किया। मोल्ड फिल हो गया आपका, मोल्ड फिल हो गया कि नहीं हुआ, ठीक, इतना क्लियर हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया और इसको फिल करने का हमने प्रोसेस देख लिया, ठीक है। यस सर। ठीक, अब आपने ध्यान रखिएगा, जो भी मेजरिंग सिलेंडर है ना, मेजरिंग सिलेंडर था, ठीक, आप चाहे तो उसका वेट ले सकते हो, वेट नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, आपको जो सहूलियत लगे वो कर सकते हो बिफोर फिलिंग। बट आफ्टर फिलिंग, जब आपने 3 बार उसको टैंप कर, 3 लेयर में भर के आपने 25 बार टैंप कर लिया है ना, ठीक, तब आपको वेट जरूर लेना है, टेक द वेट, ठीक, वेट, वेट जो भी आया उसका वो आपने W1 नोट कर लिया, ठीक है, W1 आपने नोट कर लिया, क्लियर है, यस सर। ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, मैं इसलिए वेट लेने की बात कर रहा हूँ, आपको एग्रीगेट का वेट चाहिए, लेकिन हमने यहाँ जो वेट लिया है वो सिलेंडर प्लस एग्रीगेट का लिया है, ठीक है, लिया है,
अगर हमें एग्रीगेट का वेट चाहिए तो सिलेंडर का वेट इसमें से घटा दोगे, है ना, वेट ऑफ सिलेंडर माइनस कर दोगे, ठीक है, वेट ऑफ सिलेंडर आप जो है माइनस कर दोगे, एग्रीगेट का वेट मिल जाएगा, एग्रीगेट का वेट मिल जाएगा जब आप इसमें से डिडक्ट करोगे तो, ठीक है। जिसे हम Yes, एक sir. नया टर्म, जिसे हम एक नया टर्म दे देते हैं, जिसे हम एक नया टर्म W देते, naught. डब्ल्यू नॉट दे दो, ठीक है, डब्ल्यू नॉट दे दिया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको, इस पूरी असेंबली को उठा के जो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मशीन होती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ मशीन होती है, उस पर जाकर प्लेस करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म बना होता है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बना होता है रिजिड, ठीक है। इसके ऊपर आपने ये मोल्ड को फिक्स कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर आपने मोल्ड को फिक्स कर दिया, ठीक, मोल्ड को आपने फिक्स कर दिया, ठीक। अब क्या होता है, इसके ऊपर लोड लगाया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर लोड लगाया जाएगा, ठीक है। तो जो लोडिंग प्लेट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, वो एकदम पूरी इसके साथ फिक्स हो जाती है ऐसे, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर लोड लगाया, ठीक है, लोड। अब लोड लगाने का तरीका क्या है और लोड को कितना लगाना है, ये कुछ स्टैंडर्ड रखा गया है, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रखा गया है। लोड है, लोड थोड़ा सा गुस्सा होता है तो इसको दूसरा कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है ना, लोड गुस्सा होता है तो दूसरा कलर दे देते हैं, ठीक है। ये गुस्सा हो गया देखो, ठीक है, इसको मैंने भर दिया, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक है, ये एंग्री था बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर को वजन पड़ रहा था तो ये वजन के मारे लाल पड़ गया, ठीक है, ये लो, ये लाल हो गया, ठीक है, ठीक, इस तरीके से। अब देखो लोड जो आप लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं तो लोड आपको लगाना कितना है, तो लोड कर लगाना है आपको 40 किलो न्यूटन का, कितने का, 40 किलो न्यूटन का लोड लगाना है इस एग्रीगेट के ऊपर, 40 किलो न्यूटन का लोड लगाना है। और किस रेट से लगाना है, रेट, रेट की बात करें तो 4 किलो न्यूटन, सॉरी जब मैंने किलो न्यूटन लिखा इसको चेंज करता हूँ, किलो न्यूटन नहीं है ये टन है, टन, 40 टन का लोड लगाते हैं, ठीक है, और लगाते हैं किस रेट से, 4 टन, 4 टन पर मिनट के हिसाब से, किस रेट से, 4 टन पर मिनट के हिसाब से लोड लगाते हो, ठीक है। 4 टन पर मिनट के हिसाब से आपने लोड लगाया, जब ये 40 टन पर पहुंच गया आपने मशीन बंद कर दी, यू विल स्टॉप दी मशीन, मशीन को स्टॉप कर दिया, ठीक। मशीन को स्टॉप करने के बाद आप क्या करोगे, इस सिलेंडर को, इस असेंबली को पूरा बाहर निकालोगे, ठीक है, पूरा बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद आप जो भी एग्रीगेट क्रश हुआ है, जो भी क्रश हुआ है, क्रश्ड एग्रीगेट है ना, क्रश्ड एग्रीगेट है, उसको बाहर निकालोगे, उसको टेक आउट किया, है ना, टेक आउट किया और उसको फिर सीव किया, सीव किया, कितने की साइज से, 2.36 mm की सीव से, 2.36 mm की सीव से, ठीक है, ठीक, Yes, sir. हमने ये ली, हमने ये 2.36 mm की सीव ले ली, ठीक है, ये ले ली, पूरा मटेरियल आपने ये रख दिया पूरा। अब जो भी इससे पास हो गया, जो भी इससे पास हो गया, ठीक है, ये मटेरियल छोटा 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 पास हो गया, ठीक है, इसका वेट ले लो आप, वहाँ उसको हमने क्या नाम, नया नाम दिया था, डब्ल्यू नॉट, ठीक है, W इसको naught. दे, ठीक है, इसको तुम कुछ भी और दे दो, है ना, W2 दे दो या कुछ भी दे दो, आपके ऊपर है, नाउन के लिए जो आपको देना हो W2 दे दो, ठीक है, क्लियर है। जो भी पास हो रहा है ध्यान रखना किसका वेट लेना है, पास का, इज दैट क्लियर, पास, Yes, sir. ठीक, जो पास हो रही है उसका वेट लेना है, ना कि रिटर्न हो रही है उसका, ठीक है। अब आप यहाँ से जो इसकी क्रशिंग वैल्यू निकाल सकते हो, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकालिएगा, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो होती है वो होगी क्या, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू W2 अपॉन W0 इंटू W naught नॉट एट, multiply 100. क्लियर है, Yes, sir. ठीक, ठीक, निकल आई, इतना हो गया क्लियर। अगर ये Yes, sir. वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये
अगर ये 10% से कम है, 10% से कम है, ठीक है, तो इसे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्रशिंग बहुत कम हुई है, जितनी कम क्रशिंग वैल्यू होगी उसका मतलब ये है कि ये एग्रीगेट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? अगर ये 10 से कम है तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर ये वैल्यू 35 से ज्यादा हो जाती है 35% से, तो इसे वीक एग्रीगेट कहा जाता है। कौन सा? वीक वीक। एग्रीगेट कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है? आपको कंस्ट्रक्शन में जो भी यूज करना है, अब देखिए एग्रीगेट, आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना? कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूज सभी जगह है ना? कोई भी स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, कंक्रीट आजकल जो है सभी जगह यूज होता है, चाहे रोड बनाने जाओ, चाहे बिल्डिंग बनाने जाओ, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर बनाने जाओ, ठीक है? तो वहाँ जो एग्रीगेट यूज होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्रीगेट जो है उसकी क्रशिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बिल्डिंग के लिए कितनी होनी चाहिए, रोड के लिए कितनी होनी चाहिए, ठीक है? सो आपको ये पता करना है कि रोड के लिए क्या वैल्यू होगी और बिल्डिंग के लिए क्या वैल्यू होगी। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? ये आपको होमवर्क है ना? होमवर्क में आपको ये पता करना है रोड के लिए और बिल्डिंग के लिए, ठीक है? क्रशिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमें ये भी बताना है और ये भी बताना है, ये आपका काम है, नोट कर लेना, ठीक है? ठीक, इसके बाद में यस सर। जब आप पता कर लोगे, ठीक है, इसके बारे में हम फिर कमेंट देंगे, ठीक है? लेकिन आपको खुद पता करना है कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है? अभी केवल रामा ने रेंज बताई है, ठीक है? मैं बताऊंगा इसके बारे में क्लियर, ठीक? आप पता करके आइएगा कि एक बिल्डिंग बनाने हैं तो उसके लिए क्रशिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आप रोड बना रहे हैं तो उसके लिए क्रशिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है? सर एक बार हेलो हाँ हाँ, सर, एक बार रिपीट करना है, सर क्या करना है? आपको करना है होमवर्क में कि रोड बनाना है तो उसके लिए क्रशिंग वैल्यू कितनी होगी, और बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए क्रशिंग वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? इज दैट क्लियर? जी सर। ओके, तो ये पहला टेस्ट क्लियर है सभी को? सभी को पहला टेस्ट क्लियर है? सर हाँ, सर सब बेस और बेस में अगर हम एग्रीगेट का यूज करते हैं उसकी क्रशिंग वैल्यू 45% होती है। 45%, बिल्कुल। बिल्डिंग के लिए कितनी होनी चाहिए? सर उसके लिए 30% होती है ना। बिल्डिंग के लिए 30 होती है। अब नो यही सर, आपने रोड्स के लिए 30% है सर, परमिटेड टू रोड्स 30%। अब देखो, इसलिए मैंने तुम लोगों को दिया हुआ था, है ना? कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो, इसलिए मैंने क्या कहा था, पहले पता करके आओ, है ना? तुम लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो, ठीक है? सब बेस के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सरफेस कोर्स के लिए अलग होता है, ठीक है? ठीक, मैंने रोड में बोला है तो रोड में अलग अलग लेयर होती हैं, है ना? सब बेस, बेस एंड सरफेस कोर्स, ठीक है? तो बेस और सब बेस के लिए अलग अलग है ना? ठीक है, बेस और सब बेस के लिए अलग है, ठीक है? बेस के लिए 45 होता है, सब बेस के लिए 30 होता है, ठीक है? बिल्डिंग के लिए जो है 30 ले लेते हैं, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट आप पता करके आना इसको, ठीक है? पता करके आइएगा कितनी है, ठीक है? इस तरीके से कंफ्यूजन में मत जियो, यस सर। ठीक? इसको पूरा क्लियर करके आना, उसके बाद हमें बताना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितना परमिटेड है एज पर द आई कोड, ठीक है? चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है? दूसरा टेस्ट देखते हैं, सेकंड टेस्ट कौन सा है? सेकंड टेस्ट कौन सा है? एब्रेशन, ठीक है? हार्डनेस। ठीक है, एब्रेशन हार्डनेस टेस्ट होता है, हार्डनेस के लिए एब्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है? यस सर। एब्रेशन टेस्ट, ठीक है? एब्रेशन टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो एब्रेशन टेस्ट के लिए, यस सर। एब्रेशन टेस्ट अगर आपको परफॉर्म करना है किसी भी एग्रीगेट की, अगर हार्डनेस आपको निकालनी है तो उसके लिए हार्डनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, डॉली एब्रेशन होता है ना? लॉस एंजलिस, डॉली एब्रेशन, दो अलग अलग टेस्ट है ना? और एक डॉरी होता है, 3 टेस्ट होते हैं बेसिकली एब्रेशन को परफॉर्म करने के लिए। लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, डॉली एब्रेशन एंड डाउरी एब्रेशन, ठीक है? ये 3 होते हैं, बट हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉस एंजलिस करेंगे, क्योंकि अपने इंडिया में जो है लॉस एंजलिस ही चलता है, ठीक है? कौन सा? लॉस एंजलिस,
कौन सा? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस, ANGLES, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट। ठीक ठीक है। सबसे पहले तो हम पहले इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। जो भी इक्विपमेंट है हमारा मशीन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो लॉस एंजलिस एब्रेशन में क्या होता है? लॉस एंजलिस एब्रेशन में सबसे पहले जो है एक क्या होता है, एक ड्रम होता है। ठीक है, एक ड्रम होता है। मैं एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ। सर्कल बन जा भाई, सर्कल बन गया। ठीक है, क्या होता है, एक सर्कल होता है ना। एक जो है ड्रम होता है। इस ड्रम का जो डाया होता है वो कितना होता है? ये ड्रम जो है 700 mm। राइट, 700 mm। सबको दिख रहा है ना? ठीक, एक ड्रम होता है जिसका डायमीटर कितना होता है? 700 mm होता है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होती है? 500 mm। लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ की बात करते हैं। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ कितना होता है? लेंथ है ना, ठीक, ये इस तरीके से लेंथ होती है इसकी, है ना। ऐसे ही आपको लेंथ में दिखेगा। ये कितना होता है? 520 mm। ठीक है, 520 mm। ठीक है, 520 mm इसकी लेंथ होती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ नहीं दर्शा रहा हूँ, अभी दूसरा फिगर बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, एक फिगर ही आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्या होता है, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सेस के थ्रू, इसकी जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगी, सॉरी, इसकी जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगी, है ना, इसकी जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगी उसके थ्रू इसको घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है एक मोटर के थ्रू, है ना। एक मशीन लगी होती है, एक मोटर लगी होती है ना, जिससे इसके उस मोटर के थ्रू पावर दिया जाता है और इसको रोटेट किया जाता है। ठीक है, ठीक, साथ ही साथ इसमें जो है इस ड्रम के अंदर, इस ड्रम के अंदर 48 mm साइज की क्या डाल देते हैं? बॉल डाल देते हैं, स्टील की बॉल, है ना, स्टील की बॉल डाल देते हैं। ठीक है, स्टील की बॉल डाल लेते हैं जिनका, ये स्टील की बॉल हो गई। ठीक है, स्टील की बॉल है जिनका वेट जो है 340 से 455, 455 या 450 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, 340 से इतने ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक, अब इस पूरी असेंबली को, जो मैंने बताया था कि घुमाया जाता है, तो इस पूरी असेंबली को रोटेट किया जाता है कितने से? 30 से 33 RPM, इस रेट से घुमाया जाता है। ठीक है, 30 से 33 RPM। ठीक है, फिर घुमाया जाता है। ठीक है, और कितने राउंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन? 500 से लेके 1000 रेवोल्यूशन। ठीक है, इतने रेवोल्यूशन दिए जाते हैं इसको। ठीक है, इतने रेवोल्यूशन दिए जाते हैं। ठीक, अब आपने क्या किया है, इसमें एग्रीगेट को फिल किया है अंदर, साथ में स्टील की बॉल फिल की है अंदर, स्टील की बॉल अंदर डाली हुई है। ठीक है, फिर आपने इस पूरी असेंबली को रोटेट किया हुआ है ना, रोटेट किया हुआ है कितने? 30 से 33 RPM पे, या फिर मैं कहूँ 500 से 1000 राउंड आपने दिए हुए हैं, रेवोल्यूशन दिए हैं। उसके बाद क्या करोगे, उस एग्रीगेट को बाहर निकालोगे। एग्रीगेट को बाहर निकालने के बाद उस एग्रीगेट का वेट करोगे, है ना। पहले भी आपने वेट किया है, बाद में भी वेट करोगे। तो यहाँ से आप जो भी वेट करोगे, है ना। अब एग्रीगेट की बात कर लेते हैं, है ना। अभी तक हमने जो है मशीन की बात की, अब एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट का सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर करना है? तो प्रिपेयर करने का तरीका वही है, प्रिपेयर करने का तरीका सेम है हमारा। सेम कौन सा? जो हमने आपसे पहले पढ़ा। क्या करना है आपको? एग्रीगेट को लेना है 12.5 mm की सीप से, सीप किया जो पास हो गया, और 10 पे आके जो रुक गया 10 mm की सीप पे, उसको आपने ले लिया। क्लियर है? ले लिया कितना? 5 से 10 kg करीब करीब होता है, 5 से 10 kg ले लिया। ठीक है, आपने इसका वेट ले लिया W1 जो भी आ रहा था। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है इतना सैंपल की प्रोसीजर? अब आपने सैंपल को इस ड्रम में डाला। ठीक है, ड्रम को आपने टाइट किया विद द हेल्प ऑफ बोल्ट, है ना, टाइट कर दिया आपने बोल्ट के साथ। टाइट करने के बाद आपने मशीन चालू की, है ना, उसमें नंबर ऑफ रोटेशन देना शुरू किए, है ना।
कितने 30 से 33 आरपीएम पे घुमाया आपने, 30 से 33 आरपीएम घुमाया, या फिर मैं कहूँ 500 से 1000 रेवोल्यूशन पे आपने इसको घुमाया। उसके बाद क्या करना, सैंपल को आउट करना है ना। नट बोल्ट खोले, उसमें एक स्लॉट जो है, एक खांचा होता है, उससे जो है पूरे जो भी मटेरियल आपने अंदर डाला है वो बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, सैंपल को बाहर निकाला। सैंपल को बाहर निकालने के बाद जो भी सैंपल आपने आउट किया है, टेक आउट किया है, जो भी सैंपल आपने टेक आउट किया है, इसको 1.7 mm की सीप से सीप किया आपने। ये हमारी 1.7 mm की सीप हो गई। ठीक है, आपने ये मटेरियल डाला, जो भी पास हो गया, इसका वेट आपने ले लिया W2। क्लियर है, क्लियर है, W2 हो गया, यस सर, W2 हो गया। यस सर। ठीक, W2 हो गया। यहाँ से आप एब्रेशन वैल्यू निकालो। एब्रेशन वैल्यू कैसे निकालोगे, W2 अपॉन W1 इंटू 100। निकाल लिया आपने एब्रेशन वैल्यू। यस सर। ठीक है, एब्रेशन वैल्यू निकाल ली। अब इस एब्रेशन वैल्यू जो है, फिर आपको पता करके आना है इसको कि ये एब्रेशन वैल्यू जो है बिल्डिंग के लिए कितनी होनी चाहिए और रोड के लिए कितनी होनी चाहिए, आपको पता करके आना है। इज दैट क्लियर, क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है, सर। आपको ये वैल्यू पता करके आनी है। ठीक है, कि रोड के लिए कितनी होनी चाहिए और बिल्डिंग के लिए कितनी होनी चाहिए एब्रेशन वैल्यू। ठीक है, बता देते हैं, है ना। बिटुमिनस कंक्रीट होता है, उसके लिए जो है 35 होती है। ठीक है, और आप WM बनाते हैं तो उसके लिए 40 होती है। इतना मैंने बता दिया। ठीक है, बट बिल्डिंग के लिए कितनी होनी चाहिए वो आपको पता करके आना है। अगर आप WBM की बात करते हो, वाटर बॉन्ड मैकेडम, उसके लिए कितनी होती है 40। और बिटुमिनस रोड बनाते हो, बिटुमिन का रोड बनाते हो आप, तो उसके लिए होती है 35%। ठीक है, ये दो वैल्यू मैंने बता दी। बाकी बिल्डिंग के लिए कितनी होती है आपको पता करके आना है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, आपको फिगर दिखा देते हैं इसका। फिगर दिखाते हैं, फिगर दिखा देते हैं आपको लॉस एंजलिस का। लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, ये देखो, इसका फिगर जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा किस तरीके से होता है ना। ये देखो, दिख रहा है, इस तरीके की मशीन लगी होती है पूरी, दिख रहा है, इस तरीके की मशीन लगी होती है। ठीक है, इस तरीके की मशीन लगी होती है ना। आपने एग्रीगेट को, है ना, एग्रीगेट को इसमें फिल किया, इसके में आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिए, उसके बाद इसने आपको जो है रोटेट करने देने के बाद आपने इसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद आपने 1.7 mm की सीप से पास किया, और जो भी वेट आया आपने लिया, और यहाँ से आपने एब्रेशन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एब्रेशन वैल्यू निकाल ली। इसका और दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से होती है। देखो, इस तरीके से होती है, देखो, है ना। ये स्टील बॉल रखी है, देखो, इसमें स्टील बॉल दिख रही है ना, ये स्टील बॉल रखी हुई है, ये देखो, है ना, कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर है, क्लियर है। अपने कॉलेज में आप लोगों ने देखी हुई तो अपने कॉलेज में रखी हुई है, मैं जो वर्कशॉप वाला सेक्शन है वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, देखो, ये कोई परफॉर्म कर रहा है टेस्ट, देखो इस तरीके से, है ना। ठीक, जो मशीन जो है वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा ना। आप कहाँ तक हो गए, हमारे दो टेस्ट हो गए, कौन कौन से, क्रशिंग एंड एब्रेशन। ठीक है, क्रशिंग एंड एब्रेशन। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज इम्पैक्ट। थर्ड टेस्ट कौन सा, इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक, इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसमें भी दो ही पार्ट है, एक मशीन का पार्ट है और दूसरा एग्रीगेट का पार्ट है। वही एग्रीगेट का सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है और मशीन का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो सबसे पहले हम मशीन का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, है ना। मशीन का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, मशीन क्या होती है। देखिए,
ये मशीन बहुत ही सिंपल होती है, कुछ नहीं होता है इसमें, देखिए कुछ नहीं होता है ना, कुछ इस तरीके से होती है ना। ये पूरा बेस बना होता है ना, बेस बना होता है। इस बेस के ऊपर जो है एक जॉस बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस जॉस में आप मोल्ड फिक्स कर लेते हो, ठीक है। किसको? मोल्ड को फिक्स कर लेते हो, ठीक। अब क्या करोगे, इस में ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ एक लोडिंग व्हील लगा होता है। यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है जिससे ये व्हील जो है लोड जो होता है वो नीचे की तरफ आ जा सकता है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो लोड है ना, ये जो लोड है वो इस सैंपल के ऊपर जाके टकराता है ना। फिर आप ऊपर लेके जाते हो उसको, है ना, ऊपर लेके गए, फिर आपने गिरा दिया, फिर आप ऊपर लेके गए, फिर आपने गिरा दिया। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ साइकिल्स जो है रिपीट करते हैं, है ना, नंबर ऑफ साइकिल जो है रिपीट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल आपको रिपीट करनी होती है, कितनी बार? 15 बार, ठीक है, 15 बार, ठीक है। किस तरीके से? एक लेयर भर ली आपने, बताते हैं, ठीक है। असेंबली सबसे पहले आपको दिखा दूं मैं, है ना, असेंबली दिखा दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, ऑपरेटर्स, ये देखो दिख रहा है, इस तरीके की होती है। देखो ये पूरा लोड लगा हुआ है ऊपर की तरफ, देखो ऊपर से देखिएगा, है ना, ऊपर से देखो, सबसे पहले तो लिफ्टिंग हैंडल आपको दिख रहा है, उठाने के लिए हैंडल लगा हुआ है। उसके नीचे आओगे तो हैमर है, हैमर का वेट 13.5 से 14 केजी के बीच में होता है ना, 13.5 से 14 केजी के बीच में आता है, ठीक है। उसका डाया कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डाया सेंटीमीटर, है ना, डाया जो है 10 सेंटीमीटर होता है। उसको कितनी हाइट से गिराया जाता है? 38 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया जाता है। नीचे देखोगे आप, बेस है जिसके ऊपर आपका मोल्ड फिक्स है ना। मोल्ड का जो डाया होता है बिल्कुल जो है आपके जो है वेट है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो वेट है पूरा सिलेंडर के अंदर प्रॉपर्ली फिक्स हो जाए, ठीक है। तो 10.2 सेंटीमीटर का डाया होता है, ठीक है, ठीक, दिख रहा है आपको फिगर? यस सर। ठीक, ठीक। चलिए अब मैं बात करता हूँ सैंपल प्रिपरेशन की। तो सैंपल प्रिपरेशन की बात करें तो सैंपल हमारा प्रिपेयर करने का तरीका वही है। कैसा? सैंपल आपको प्रिपेयर करने का तरीका वही है। क्या करना आपको? वही 12.5 एम की चिप लो, ये ले ली, इस पे मैंने एग्रीगेट डाला, इससे जो भी पास हो गई, है ना, या 10 पे आके जो रुक गई, 10 पे आके जो भी रुक गई उसको आपने ले लिया, ठीक है, आपने उसको ले लिया। इतना क्लियर है? ठीक। यस सर। अब क्या करना है, जो भी एग्रीगेट आई है ना, जो भी एग्रीगेट आई है, जो भी एग्रीगेट आई है, ठीक, इसको जो है हमें मटेरियल को फिल करना है, ठीक है। अब इसको हमें फिल करना है, किसमें? सिलेंडर में, ठीक है। जो अभी सिलेंडर मैंने दिखाया था आपको, है ना, सिलेंडर आपको दिखाया था ना, उस सिलेंडर में हमें फिल करनी है, ठीक है। फिल करने का तरीका क्या है? फिल करने का तरीका क्या है? फिल करने का हमारा तरीका जो है, सीरीज। वही, ठीक है, 3 लेयर में बनना है आपको, ठीक यस है, सर। ठीक है। मटेरियल इज फिल्ड इन 3 लेयर्स, है ना, एंड ईच लेयर टैम्प्ड बाय 25 नंबर ऑफ ब्लो, ठीक है, कितने? 25 नंबर ऑफ ब्लो, ठीक है, यस सर। ठीक है। इतना क्लियर है? आपको 3 लेयर में बनना है। ये आपने सिलेंडर था 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, क्लियर है इतना? आपने क्या किया, यस सर। मटेरियल को 3 लेयर में भरा और 25 बार आपने टैम्प किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फिक्स किया, है ना, उसके बाद आपने फिक्स किया, ठीक है। फिक्स करने के बाद आपका जो हैमर है 13.5 से 14 केजी का, 13.5 to 14 केजी होता है करीब करीब, उसको कितनी हाइट से गिरा रहे हैं? 38 सेंटीमीटर की हाइट से आपने गिराया। कितनी बार? 15 बार, 15 टाइम्स,
15 टाइम्स आपने उसको गिराया, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यस सर, यस सर। 15 टाइम्स गिराने के बाद आप क्या करोगे, इस पूरी असेंबली को बाहर उठाओगे, ये पूरा मॉडल बाहर उठाओगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसको हैमर को गिराने से पहले आपने 25 बार जब इसको फिल किया है, इसका वेट लिया है आपने W1, क्या लिया है वेट, W1 लिया है, ठीक है, वेट W1 लिया है, ठीक है, इस लोड को गिराने से पहले, ठीक। लोड को गिराने के बाद जब आपने जो है 13.5 से 14 kg का हैमर जो है 38 सेंटीमीटर की हाइट से 15 बार गिराया है, उसके बाद इसका वेट लिया आपने क्या, W2 वेट लिया, सॉरी W2 वेट नहीं लेना है अभी, पहले हमें सीव करना है ना। W2 वेट लेने के पहले हमें सीव करना है, क्या सीव करना है, कितने से सीव करना है, वही प्रोसीजर हमारी 2.36 mm, 2.36 mm की सीव ली है, ठीक है, 2.36 mm की सीव ली, ठीक है। 2.36 mm से जो पास हो गया उसका वेट मैंने ले लिया, ये पास हो गई एग्रीगेट कुछ, इसका वेट मैंने ले लिया W2, ठीक है। यहाँ से इसकी इम्पैक्ट वैल्यू निकालिए, इम्पैक्ट वैल्यू क्या होगी, इम्पैक्ट वैल्यू W2 अपॉन W1 इंटू 100, क्लियर है। यस सर। इम्पैक्ट वैल्यू निकल आई, 30% होनी चाहिए ना सर ये? हाँ ये भी 30% होना चाहिए, बट अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। बीयरिंग कोर्स के लिए 30% होना चाहिए, बिटुमेन के लिए 35 होना चाहिए, है ना, ठीक है। WBM के लिए 40 होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग होती है। बिल्डिंग के लिए कितनी होनी चाहिए पता करके आना आप, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, 3 टेस्ट पढ़े हैं, 3 के लिए मैंने बताया कि रोड के लिए कितनी होनी चाहिए और बिल्डिंग के लिए कितनी होनी चाहिए, आपका होमवर्क है, ठीक है। यस सर। ठीक, ये समझ में आया, तीनों टेस्ट समझ में आए, यस सर। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है इन तीनों टेस्ट में, तीनों टेस्ट में कोई दिक्कत हो, ठीक है, पूछ लीजिए आप लोग इन तीनों टेस्ट में। कोई भी प्रॉब्लम इन तीनों टेस्ट में, हाँ हाँ पूछो, क्या बोल रही है, पूछिए, क्वेश्चन क्या है आपका। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। किसी को समझ में आया हो क्वेश्चन तो आप लोग जो है स्ट्रेंथ वाला, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर दीजिए, है ना, आप कमेंट कर दीजिए वहां पे, है ना, तो मैं देख लूंगा, ठीक, कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। ठीक, आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है इन तीनों टेस्ट में। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो अभी हम जो भी टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो भी एग्रीगेट, मतलब एक टेस्ट के लिए हम जो एक आइडियल सैंपल ले लेते हैं, मतलब उसका आइडियल प्रॉपर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बट मतलब वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वहाँ तो सबसे अधिक चीजें होती है, मतलब उनको कैसे एवेल्युएट करते हैं सर, मतलब सबसे अलग किस होती तरह है से? ना, हाँ सर। कंस्ट्रक्शन यस साइट पे सर। अलग होती है चीजें, है ना। देखो सबसे यस पहली सर। बात होती है यूनिफॉर्मिटी कहीं भी मेंटेन नहीं होती है ना, स्पेशली इन कंक्रीट, है ना, यस सर। स्पेशली इन कंक्रीट। लैब में प्रिपेयर करोगे उसकी टेस्ट करोगे अलग वैल्यू आएगी, फील्ड में प्रिपेयर करोगे उसका टेस्ट करोगे वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। इसलिए कंक्रीट के लिए जो है ना, अनसर्टेनिटी है, जो वेरिएंस होता है वो ज्यादा होता है ना, ठीक। कंक्रीट के लिए अलग अलग होते हैं,
है, इसलिए कंक्रीट के लिए कुछ रेंज दी जाती है हर एक टेस्ट के लिए, हर एक डेटा के लिए कंक्रीट में, समझ रहे हैं, ठीक। बट वहीं मैं बात करता हूँ स्टील की, है ना। स्टील जो है कहाँ मैन्युफैक्चर होता है अपना, फैक्ट्री में, है ना। फैक्ट्री में होता है, वहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे जाते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करके रखा जाता है, इसलिए वहाँ हमें एक ही स्टैंडर्ड वैल्यू मिलती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ किसी को Fe415, है ना, Fe415 अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी जो है यील्ड स्ट्रेंथ है कितनी है, 415 MPa है, ठीक, 415 MPa है, ठीक है, 415 MPa है, ठीक है। यही आपको फील्ड में भी रहेगी, यही आपकी जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहां भी रहेगी, और जहां आपने टेस्ट किया है वहां भी उतनी रहेगी। बट इन केस ऑफ कंक्रीट क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं कर सकते आप, है ना, वो आइडियल कंडीशन मेंटेन नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल में सिंपल सी बात करें, वाटर, है ना, आपने लैब में जो पानी यूज किया है एकदम आपने जो है 27 डिग्री टेम्परेचर था आपका, 90% ह्यूमिडिटी थी, है ना, लैब में आपने सैंपल बनाया, ठीक है। वहीं आप एक सैंपल बनाने जा रहे हो कहाँ पे, फील्ड में, फील्ड में बनाने जा रहे हो। फील्ड में आप सैंपल बनाने जाओगे तो क्या वहां पे टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री होगा? नहीं होगा। क्या वहां पे ह्यूमिडिटी 90% होगी? नहीं होगी। समझ रहे हैं ये चीज, ठीक। तो क्वालिटी कंट्रोल होती है कंक्रीट में मेंटेन नहीं हो पाती है ना। लैब के लिए तो स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, लैब में आपको इस स्टैंडर्ड्स पे सारे टेस्ट परफॉर्म करने हैं, ठीक है। लेकिन फील्ड में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जो है स्ट्रेंथ का भी वेरिएशन उन्होंने दिया है। अगर आपने M25 का कंक्रीट बनाया है तो तीन आपने अगर टेस्ट परफॉर्म किए हैं और तीनों की वैल्यू है वो 10% से ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए, ये कहता है, समझ रहे हो। 10% से ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए, ये एक दे दी इन्होंने रेंज, है ना, 10% से ज्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए इसकी वैल्यू, समझ गए। वहीं आप स्टील की बात करते हैं तो स्टील में उन्होंने बोल दिया 415 है तो है 415 ही रहेगी, है ना। यहाँ M25 आपने बजाया था, 25 का 10% निकाला, है ना, तो 10% कितना हो गया, 2.5, है ना, ये सर 2.5 हो गया। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई, है ना, 27.5 तक पहुंच गई, और घटाओगे तो कहाँ तक चली जाएगी, 22.5। ये रेंज मिल गई आपको, मिली ये रेंज, मिली ये रेंज। अगर आप ±10% कर सकते हो तो इस रेंज में आप अगर आती है तो आप यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन 25 से कम नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज है, 25 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर 25 से कम हुआ कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो वो M25 थोड़ी रहा, समझ गए। सो नॉट बी लेस देन 25, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, चलिए भाई, ठीक, यहीं पे क्लास एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास। बट जो आपको होमवर्क दिया है मैंने, है ना, कि रोड के लिए स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, है ना, और मतलब जो वैल्यूज है हमने जो टेस्ट पढ़े हैं, रोड के लिए कितनी होनी चाहिए, बिल्डिंग के लिए कितनी होनी चाहिए, क्या बोल रहे हो सर ये जो पीडीएफ है मतलब पिछली वाली भी जो बिल्डिंग प्लानिंग की और इस वाली की दोनों क्लासों की मतलब शेयर कर देना हमारे। बिल्डिंग प्लानिंग की कंक्रीट की? दोनों की नहीं आई अभी तक, उसकी ओरिएंटेशन की आई थी ओनली, और मतलब चलिए ठीक, मैं आपको क्लास में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, गूगल क्लास में, गूगल क्लासरूम में आप लोग फाइंड कर लेना। सर कंक्रीट की दोनों कर देना सर। हाँ ठीक है, कंक्रीट की सर भी कर दूंगा। कंक्रीट की दोनों कर देना, उस दिन वाली भी। ठीक ठीक ठीक, आई विल शेयर ऑन द गूगल क्लासरूम, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आज क्लास में केवल आपने केवल टेस्ट ही कराए थे? हाँ, केवल टेस्ट ही पढ़ाए हैं, केवल टेस्ट ही पढ़ाए हैं, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड है सारा, पूरा 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड है, आप जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू भी देख सकते हो, और अभी कॉलेज के चैनल पे भी पहुंच जाएगा तो आप वहां भी देख सकते हो, ठीक है। सर एक्चुअली में मैंने 15 मिनट लेट स्टार्ट किया था इसलिए पूछ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो पड़ा हुआ है, कॉलेज के चैनल पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी मिल जाएगा, दोनों जगह देख सकते हो, ठीक। ओके सर, थैंक यू।